आज की क्लास में हमें क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ना है, तो क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में कुछ बेसिक चीजें जाननी है आपको। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट जो है वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी बेसिक कंडीशन आपको समझनी चाहिए। वैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, लेकिन इसमें आपको जानना है कि ये है एक वेक्टर ए, ये वेक्टर ए है, ये है वेक्टर बी, ये वेक्टर बी है। अगर मैंने ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला, यानी कि वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी निकाला, तो एक नया वेक्टर निकलेगा जो कि इन दोनों पर परपेंडिकुलर होगा, लाइक दिस। ये वेक्टर जो है ये वेक्टर ए पर भी परपेंडिकुलर है और वेक्टर बी पर भी परपेंडिकुलर है। ये दोनों वेक्टर्स पर परपेंडिकुलर होगा, यानी कि ये जो वेक्टर निकल के आएगा यही होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी एक नया वेक्टर बन के आता है, इसे हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट भी बोल सकते हो और वेक्टर प्रोडक्ट भी बोल सकते हो। ठीक है ना। अब इसमें कुछ बेसिक कंडीशंस है, कॉपी पे लिखते चले जाइए। सबसे पहली कंडीशन कि कैप आई क्रॉस कैप आई इज इक्वल टू होता है 0। फिर कैप जे क्रॉस कैप जे इज इक्वल टू होता है 0। फिर कैप के क्रॉस कैप के इज इक्वल टू होता है 0। इन्हीं बेसिक रूल्स के ऊपर सारे के सारे क्वेश्चंस होंगे, तो इसे लिखते चले जाना। सेकंड इस पे जो रूल बनेगा वो ये बनेगा कि कैप आई क्रॉस कैप जे इज इक्वल टू होता है के, आई जे बराबर के। ऐसे ही जे क्रॉस के इज इक्वल टू होता है हमारे पास आई, और के क्रॉस आई इज इक्वल टू होता है हमारे पास जे। इसी को आगे आगे हम एक्सटेंड करते हैं, तो क्या करते हैं, इसे अगर हम चेंज कर दें आई की जगह जे और जे की जगह आई, तो क्या हो जाएगा, जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस का के। ऐसे इसे अगर हम चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा, के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस का आई। और इधर अगर हम चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा, के क्रॉस सॉरी आई क्रॉस यहां पर है आपका आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस का जे। तो समझ में आ गया आपको, ये बेसिक तो आपको याद रख लेना है ना, इसे कॉपी पे जरूर लिखते चले जाओ। आगे उसके बाद सेकंड रूल के पास चलते हैं, थर्ड रूल के पास। थर्ड क्या रूल है, अगर मैं लेट कर लूं वेक्टर ए इज इक्वल टू a1 कैप आई प्लस a2 कैप जे प्लस a3 कैप के, अगर मैं लेट कर लूं, एंड वेक्टर बी मैं लेट कर लूं, वेक्टर बी है वेक्टर बी b1 कैप आई प्लस b2 कैप जे प्लस b3 कैप के, अगर मैं ये लेट कर लूं, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू होता है, आपने डिटर्मिनेंट जरूर पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो उसे एक बार जरूर सीखना। ठीक है ना। अब दोबारा से वही रिपीट होने वाला है, कैप आई कैप जे कैप के। यहां पर आ जाएगा आपके पास a1 a2 a3 एंड देन b1 b2 b3। तो समझ में आ गया कैसे क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, बहुत सिंपल है। इसको इवेल्युएट कर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्लस, यहाँ लिखेंगे माइनस, यहाँ लिखेंगे प्लस, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट कर देंगे एंड देन इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। और अगर ये किसी को नहीं आता है तो मुझे अभी बता सकते हैं, मैं आपको तसल्ली से सिखा दूंगा। फिलहाल तो सीधी सीधी मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, a2 b3 माइनस b2 a3 और इसके साथ लिख रहा हूं मैं कैप आई माइनस का, फिर फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम डिलीट हो जाएगा। तो अब की बार क्या बनेगा, अब की बार हमारे पास चार संख्या दिख रही है यहाँ पर, है ना, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ इसकी। ओके, तो क्या हो जाएगा यहाँ पास a1 b3 माइनस का b1 a3 और ये है आपके पास j। देन उसके बाद फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम की बात कर लेते हैं, तो ये है आपके पास फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम डिलीट, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास a1 b2 माइनस का b1 a2 इंटू में k। ये है आपका क्रॉस प्रोडक्ट, इसी पर सारे काम होंगे, इसी पर सारे क्वेश्चंस होंगे। एक्सरसाइज में 12 क्वेश्चंस है, इसे लिखते चले जाओ कॉपी पे। फोर्थ नंबर का फॉर्मूला याद करिए, वेक्टर ए अगर क्रॉस वेक्टर ए होता है, यानी कि दोनों एक जैसे वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो आंसर आता है 0।
अगर मैं कहता हूं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो इसे मैं लिख सकता हूं माइनस का वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, यानी कि अगर मैं इंटरचेंज करता हूं किसी के ऑर्डर तो माइनस टाइम चेंज हो जाएगा। 5वां नंबर का फॉर्मूला याद कर लीजिए, और वो याद करिए, इफ टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी are perpendicular to each other, are parallel to, not perpendicular, are parallel to each other। अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होंगे, देन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि वहां पर कोई परपेंडिकुलर नहीं डलेगा, कॉमन परपेंडिकुलर। छठा, इफ अ वेक्टर ए, दिस इज अ वेक्टर, है ना, इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, यानी कि एक वेक्टर है जो बी और सी पर परपेंडिकुलर है, लाइक दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज वेक्टर सी, और एक वेक्टर है जो इन दोनों पर क्या है, परपेंडिकुलर है, लाइक दिस। ओके, ये वेक्टर ए है। देन यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए इज, तो हम इसे ऐसे दिखाते हैं, यानी कि दो वेक्टर्स पर परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा उसका हम यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, हम निकालेंगे वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। तो सिंपल हो गया ना भाई, क्रॉस करने से ही वेक्टर ए बन गया और इसी का मैग्नीट्यूड अपॉन में आ जाएगा, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, है ना, एक ही बात है ये। ओके, जो ऊपर कराई है उसी बात को मैं रिपीट कर रहा हूं यहाँ पर, बस आपको समझना है। यहाँ पर 7th में, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, यानी कि दो वेक्टर्स के बीच का अगर एंगल निकालना है हमें, तो वेक्टर ए दे रखा है, वेक्टर बी दे रखा है, क्रॉस के तरीके से कैसे निकालेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड अपॉन में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। याद करो, डॉट प्रोडक्ट याद करो, डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा होता था और ऊपर डॉट होता था, यानी कि स्केलर प्रोडक्ट नीचे सेम रहता था, और यहाँ पर क्रॉस होगा, ठीक है ना। 8th नंबर का फॉर्मूला लिख लीजिए जल्दी से। और अगर आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, एरिया ऑफ, हाँ जी, 7th वाला नोट नहीं किया, लो मैंने थोड़ा सा नीचे कर दिया, अब नोट करो। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू होता है हाफ ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, यानी कि हाफ ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये है आपके सामने, ट्रायंगल लॉ को फॉलो करना पड़ेगा जरूर, है ना। ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, वो कहता है अगर ए बी वेक्टर, ये वेक्टर ए है, ये बी सी वेक्टर ये बी है, तो ए सी वेक्टर दिया जाएगा ना, सी ए वेक्टर नहीं ले सकते, यानी कि ए बी इस तरफ डायरेक्शन, फिर बी सी इधर डायरेक्शन, फिर ए सी से डायरेक्शन। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी दो वेक्टर्स दे रखे होंगे आपको, है ना, दो एडजेसेंट साइड्स के वेक्टर दे रखे होंगे, तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है ये वाला। उसके बाद आ जाता है हमारे पास 9th फॉर्मूला, और वो क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ओहो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, यहाँ पर बहुत सिंपल है, ये हमारे पास हो गया फॉर्मूला, क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और पैरेललोग्राम कैसा होता है जी, ये रहा पैरेललोग्राम, ये सपोज कर लेना पैरेललोग्राम ना बने तो, है ना, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, यानी कि एडजेसेंट साइड्स आपको दे रखी होंगी, है ना, एडजेसेंट साइड्स दे रखी होंगी, तो आप उन दोनों की क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। अगर आपको डायगोनल दे रखा है, 10th भी देख लेते हैं, इफ डायगोनल्स आर गिवन, अगर डायगोनल्स दे रखे हैं, देन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम
इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायगोनल का मल्टीप्लाई। यानी कि अगर आपको एडजेसेंट साइड्स दे रखी है तो आपको एरिया निकालना है, और अगर आपको डायगोनल्स दे रखे हैं लाइक दिस, है ना, ये पैरेललोग्राम ना बने तो पैरेललोग्राम सपोज कर लेना ना, थोड़ा सा स्क्रीन पे ऐसे ही बन सकता है अभी जल्दीबाजी में। ये आपके डायगोनल्स है ना, ये डायगोनल्स है, ये डायगोनल्स है। तो अगर डायगोनल्स दे रखे हैं तो सेम ये फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा, और अगर आपको एडजेसेंट साइड्स दे रखी है तो फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये 10 फॉर्मूले हैं, आपने जल्दी जल्दी नोट कर लिया होगा। D1 D2 सॉरी D1 D2 D1 D2, ठीक है ना, तो समझ में आ गया सभी को। हाँ वेक्टर भी है, वेक्टर सबके ऊपर है, वेक्टर D और वेक्टर D2। ओके, तो ये 10 फॉर्मूले हैं। उसके बाद हम चलते हैं किस पर, एक्सरसाइज पर। एक एक करके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। थर्ड वाला फॉर्मूला भी देख लीजिए भाई, ये रहा थर्ड वाला फॉर्मूला सचिन, हाँ ये रहा। यहां से आगे बताया था मैंने आपको डिटरमिनेंट के मेथड से सॉल्व करना है। ओके, अब हम आ जाते हैं आगे अपने इस पे। देखिए एनसीईआरटी में ये है क्वेश्चंस, ये है एनसीईआरटी और ये है क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस क्या कहते हैं एनसीईआरटी के, वो देखो 10.4 एक्सरसाइज ये रहे। देखो जी एनसीईआरटी के 10.4 के क्वेश्चंस देख लीजिए, क्या दे रखे हैं आपको क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दे रखा है, सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ो, कहता है फाइंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, है ना। आपको यहाँ पर ए दे रखा है और बी दे रखा है। जल्दी जल्दी मेरे से पहले पहले करते चले जाओ, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये 12 क्वेश्चन है, आज हम साथ मिलकर खत्म करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज के 10.4 के क्वेश्चंस करने हैं, तो जल्दी से मेरे साथ साथ करते जाओ, क्योंकि बाद में ना आपको समय मिलेगा ना मुझे मिलेगा। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर क्वेश्चन और मेरे साथ साथ आप शुरू हो जाओ। क्या है, कैप आई माइनस का 7 कैप जे एंड प्लस का 7 कैप के, एंड वेक्टर बी क्या दे रखा है, 3 कैप आई और माइनस का 2 कैप जे एंड प्लस का 2 कैप के। चलो जल्दी शुरू हो जाओ और मेरे से पहले करने की पूरी पूरी कोशिश करो। सबसे पहले हमें निकालना क्या है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ओके, उसके बाद हम लिखेंगे कैप आई, देन कैप जे, देन कैप के। यहाँ लिखेंगे 1 माइनस 7 7 एंड देन 3 एंड देन माइनस का 2 एंड देन 2। ओके, नाउ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू, प्रोसीजर बहुत सिंपल है, प्लस माइनस प्लस, देन फर्स्ट रो ये मैंने कवर कर लिया, देखो इसको हम डिलीट कर देते हैं, दिमाग से क्या हटा देंगे, एंड फर्स्ट कॉलम भी डिलीट कर देंगे। अब जो संख्या बची उसकी मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 2 जा 14 माइनस का 14 माइनस का 7 2 जा 14 माइनस का 14। माइनस के साथ कभी भी आप गलती मत करिएगा, उसे बहुत केयरफुली लीजिएगा। माइनस का जे लिखा जाएगा, तो जे के लिए फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को डिलीट कर देंगे, लाइक दिस, दिस इज डिलीट। तो अब आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, अब मल्टीप्लाई करेंगे 1 की 2 में, देखो तो 1 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, माइनस 7 की 3 में कराएंगे तो 21 आएगा, ये आ जाएगा जे प्लस। फिर उसके बाद फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट कर देंगे, और ये है आपका फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम डिलीट, देन इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2 एंड देन माइनस का माइनस 21। ओके, तो ये हो गया आपके पास कैप के। आगे बढ़ जाते हैं, तो ये है आपके पास वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू, माइनस माइनस प्लस होता है तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, जीरो। तो इसे तो लिखेंगे नहीं, तो जीरो हो गया पूरा। इसकी बात कर लेते हैं, 21 और माइनस करेंगे तो 19 आएगा, प्लस का 19 बन जाएगा ना, बाहर पहले से ही माइनस बैठा हुआ है, तो जे प्लस का हो जाएगा यहाँ पर 19 जे, और ये हो जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 19 के। ये आ गया आपके पास क्या, ये आ गया सिंपली क्या नाम है, वेक्टर ए क्रॉस बी। अब उसके बाद मुझे तो निकालना है इसका मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे, रूट ऑफ 19 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर। अब देखो रूट ऑफ 19 का स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूं, 19 का स्क्वायर कॉमन ले लूं सॉरी, तो हो जाएगा 1 प्लस 1, है ना। तो 19 का स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, है ना, वो तो 19 बन जाएगा, और अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 1 2। तो ये आ जाएगा आपका फाइनल आंसर। मेरे से पहले किस किस ने निकाल लिया बताओ, किसी ने नहीं निकाला, ठीक है कोई बात नहीं। तो अभी ये सेकंड वाले को ट्राई करते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या करता है देख लेते हैं, क्या कहता है,
ये है आपके पास सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में कहता है आपसे कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर, एक यूनिट वेक्टर निकालो परपेंडिकुलर है जो कि ईच ऑफ द वेक्टर a प्लस बी एंड a माइनस बी, यानी कि आपको यूनिट वेक्टर निकालना है जो कि परपेंडिकुलर है इन दोनों वेक्टर्स पे, a प्लस बी पर भी परपेंडिकुलर है और a माइनस बी पर भी परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। तो सेकंड जरा एक हो गया क्वेश्चन, ये रहा देखो मैंने थोड़ा सा जूम करके दिखा दिया आपको। तो किस किस पर परपेंडिकुलर है, a प्लस बी पर भी और a माइनस बी पर, वेयर a इज दिस एंड b इज दिस। तो यानी कि पहले तो जोड़ेंगे, एक वेक्टर बनाएंगे उसका नाम p रख देते हैं, फिर घटाएंगे और एक वेक्टर बनेगा उसका नाम q रख देते हैं। अब p और q पे परपेंडिकुलर डला है और उसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो ये तो नियम अभी हमने पढ़ा है। चलो हम स्टार्ट करते हैं इसको, आप मेरे से पहले भी कर सकते हो। देखो मैं साफ साफ कह रहा हूं कि आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी। अब आपको पता लग गया है सब कुछ, अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई है तो मेरे से अभी पूछ सकते हैं। 2 कैप आई प्लस का 2 कैप के एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू, ये है कैप आई प्लस का 2 कैप जे प्लस का माइनस का सॉरी 2 कैप के। ओके तो सबसे पहले आप लेट कर लीजिए वेक्टर p इज इक्वल टू ए प्लस बी, और मैं डायरेक्ट जोड़ रहा हूं, आपको भी जोड़ना आना चाहिए डायरेक्ट। 3 कैप आई और 1 कैप आई ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 कैप आई। उसके बाद 2 कैप जे और 2 कैप जे जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये 4 कैप जे। देन उसके बाद 2 कैप के और माइनस का 2 कैप के, ये तो कट जाएगा, इसकी जरूरत भी नहीं है, तो इसका मतलब ये 0 हो जाने वाला है, इसको देखेंगे भी नहीं। आगे बढ़ जाते हैं, तो हम लेट कर चुके हैं, तो यहाँ पर q की वैल्यू लेट कर लेते हैं। q क्या हो जाएगा, ये वेक्टर q a माइनस का b, तो a माइनस बी मतलब घटाना है तो घटा लेते हैं, 3 में से 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। फिर उसके बाद 2 में से 2 को घटाएंगे कितना आएगा, 0, लिखने की जरूरत नहीं है। 2 में से 2 को घटाएंगे, ठीक है, 2k को घटाएंगे माइनस का 2k के साथ, तो माइनस माइनस प्लस होता है, ये बात कभी नहीं भूलनी, तो प्लस का 4k हो जाएगा। ये वेक्टर p आ गया, ये वेक्टर q आ गया। अब इन दोनों वेक्टर की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यूनिट वेक्टर perpendicular to vector p and vector q is equal to vector p cross vector q अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q। तो आपको समझ में आ गया कितना आसानी से यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। अब इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही सिंपल सा प्रोसेस फॉलो करना है। वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q इज इक्वल टू कैप i कैप j कैप k, और यहाँ पर देखो क्या वैल्यू दे रखी है, कॉफिशिएंट्स 4 4 0। यहाँ देखो कॉफिशिएंट्स कितने दे रखे हैं, 2 के साथ i के साथ क्या है 2, j के साथ तो कुछ है ही नहीं, और k के साथ क्या है 4। देन इसको सॉल्व करेंगे कैसे, प्लस माइनस प्लस, और इसको भी वैसे ही प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट हो गया तो क्या बचेगा, 4 4 जा 16। मैं थोड़ा डायरेक्ट कर सकता हूँ वैसे, है ना, डायरेक्ट भी तो लिख सकता हूँ। अब 16 कैप आई, फिर उसके बाद माइनस का निशान लगेगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल, तो ये हो जाएगा 16 कैप जे। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 8 कैप के। चेक करो जरा मेरा आंसर आपके आंसर से मैच किया कि आपका गलत आया है, चेक करो। उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q का मैग्नीट्यूड है ना, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 16 का स्क्वायर प्लस का, सॉरी ये तो आसान, प्लस का 8 का स्क्वायर। ओके तो अब इसे सॉल्व करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा आंसर क्या आएगा। ये हमारा आंसर यहाँ पर बनेगा कितना, 16 16 256 256 और 8 8 जा, ये जगह आपके पास 64, तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 6 हासिल का 1 और 5 5 11 हो जाएगा, 11 6 5 11 और 1 12 और 5 17 का 7 हासिल का 1 5 576। तो मैं जानता हूँ किसका होता है, कौन बताएगा मुझे 576 किसका होता है, स्क्वायर रूट 24 का होता है ना। तो अब इसे सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा आपके पास यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू a प्लस बी एंड a माइनस बी इज इक्वल टू, पहले आप ये लिखेंगे
यानी कि 16 कैप i माइनस का 16 कैप j माइनस का 8 कैप k अपॉन में फिर 24 लिखेंगे। इसको सेपरेट करके प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे। अच्छा, प्लस माइनस का रूल भी होता है, मैंने प्लस माइनस नहीं लिखवाया है, वो एक गलती हो गई, उसे ठीक कर लेना। यहाँ पर यूनिट वेक्टर का जब फॉर्मूला लिखोगे ना, आपने जल्दी से कॉपी पलटिए, यहाँ पर प्लस और माइनस भी लिख लीजिए। प्लस माइनस इसलिए कि ये जो ऊपर की तरफ को बना है ना परपेंडिकुलर, ये नीचे की तरफ भी परपेंडिकुलर हो सकता है ना। देखो भाई, क्रॉस प्रोडक्ट कराएंगे, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर तो ऊपर की तरफ भी हो सकता है, परपेंडिकुलर नीचे की तरफ भी हो सकता है, तो पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे, तो दोनों केस लिए जाते हैं। तो यहाँ पर भी आप एक तो फॉर्मूले में चेंज कर लीजिए, और एक यहाँ पर आपको फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज करना है, प्लस माइनस भी लिखना है ना। यहाँ पर भी प्लस माइनस लिख देना है, और यहाँ पर भी प्लस माइनस। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे सुधार के? अगर मैं लिखूं तो प्लस माइनस 16/24 कैप i, फिर उसके बाद देखो यहाँ माइनस है, तो यहाँ हो जाएगा माइनस प्लस, फिर उसके बाद 16/24 कैप j, देन माइनस प्लस 8/24 कैप k। अब सॉल्व करते हैं आगे, तो कितना हो जाएगा? 4 चौक 16 और 4 सिंह 24, 4 नहीं आएगा, 8, 8 दूनी 16 है ना, प्लस माइनस 8 दूनी 16, 8 तिया 24, फिर उसके बाद माइनस प्लस, फिर 8 दूनी 16, 8 तिया 24, जे माइनस प्लस, फिर उसके बाद 8 एकम 8, 8 तिया 24 के। जल्दी से बताइए, क्या आपका ये आंसर मैच कर गया मेरे आंसर से? अगर ये आंसर मैच कर गया तो बिल्कुल ठीक है, आप इसे एनसीईआरटी में देख लेना एक बार कि मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, आपके पास समय है, आप आराम से टाइम ले सकते हैं कि समझ नहीं आया तो। हाँ जी बोलो सचिन। सुशांत बोलो। प्लस 8k नहीं आएगा। ओके ओके, मैंने गलती कर दी है, तो देख लेता हूँ। ये है प्लस का ये वाला, ये कह रहे हो ना? चेक करते हैं। फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0 आएगा, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 8 आएगा, तो ये कितना हो गया? ओके, बाकी सबका आंसर मैच कर गया। कोई चीज चेक करवानी हो तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मैच कर गया तो हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए क्या है। ये है हमारा अगला क्वेश्चन। ये है अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहता है आपसे, क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है देखिए, तो सेकंड। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है, इफ अ यूनिट वेक्टर मेक वेक्टर ए मेक एंगल π/3 विद i, π/4 विद j एंड एक्यूट एंगल थीटा विद k। देखो एक यूनिट वेक्टर है, देखो आप समझो बात को क्या कहना चाह रहा है। मैं आपको इसे ऐसे दिखा सकता हूं कि इसको डेमो बना के कैसे दिखाऊंगा, चलो मैं दिखाता हूं आपको इसे। यहाँ पर 3D को बताना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए, लेकिन अगर आप सपोर्ट करोगे, मेरे से क्वेश्चंस पूछोगे, तो समझा सकता हूँ मैं। देखो मैं आपको एक 3D का ऑब्जेक्ट बना के दिखाता हूँ, तभी समझ में आएगा आपको। ये बनाया है ना, देन उसके बाद ये हो गया हमारे पास 3D। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसे बॉक्स को मिला देते हैं। ये बन गया 3D का एक ऑब्जेक्ट। अब आपको इसके अंदर फील करना है कि 3D में कैसे कैसे क्या बनेगा ना। अब देखो ये तो है आपके पास x एक्सिस, ये है आपके पास y एक्सिस, और ये है आपके पास z एक्सिस, है ना। बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए x y और z एक्सिस पे। अब हम क्या करते हैं, हमसे क्या कहता है, कहता है एक वेक्टर है, वो वेक्टर यहाँ से बना है ओरिजिन से, वो x एक्सिस के साथ, यानी इसके साथ जो है क्या बनाता है, वो वेक्टर x एक्सिस के साथ एक एंगल बनाता है, और वो जो एंगल होगा वो एंगल दे रखा है π/3, यानी कि x एक्सिस के साथ वो π/3 यानी कि 60 डिग्री का एंगल बनाता है, और y एक्सिस के साथ वो π/4 यानी 45 डिग्री का एंगल बनाता है, और z एक्सिस के साथ वो एक्यूट एंगल बनाता है। ये इनने साफ साफ बोल दिया। तो हमने एक ऐसा यहाँ से वेक्टर लेना है, देखो ऐसे करके वेक्टर लेना है ना। वो x एक्सिस के साथ भी एंगल बना रहा है 60 डिग्री का, y एक्सिस के साथ भी एंगल बना रहा है कितना, π/4 45 डिग्री का, और z एक्सिस के साथ भी एंगल बना रहा है एक्यूट एंगल, यानी कि 90 से कम। ये तीनों के तीनों एंगल बना। अब ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला वेक्टर, ये जो वेक्टर दिख रहा है ये वाला, ठीक है,
तो इस वेक्टर को ध्यान से समझना, ये बिल्कुल बीच में से जा रहा है, समझ लो इस बॉक्स के बीच में से जा रहा है। दिख आपको ऐसा रहा है जैसे पीछे दीवार पे मैंने वेक्टर बना रखा है, नहीं, पीछे दीवार पे नहीं बना सकता। पीछे दीवार पे बनाऊंगा तो वो ऐसा बन जाएगा ना, देखो ये बन जाएगा। अब इस एंगल में तो ऐसा नहीं हो सकता ना, ये 45 है तो ये 45 है ना। यहाँ तो बिल्कुल सिंपल है ना, 45 45 90। लेकिन अगर इस वाले वेक्टर को मैं आगे निकाल लूं, अपनी तरफ को निकाल लूं, यानी कि एक्स एक्सिस की तरफ को, तब ये 45 45 नहीं रहेगा, है ना, तब ये वेक्टर बन जाएगा 3D का। तो एक बॉक्स के अंदर इमेजिन करो कि जो ये मैंने बीच में लाइन बनाई है, ये वाली लाइन, ये बिल्कुल बीच में से जा रही है ना। तब आपको समझ में आ जाएगा ये 60 डिग्री है यानी कि π/3, ये 45 डिग्री है यानी कि π/4, और उसके बाद ये एंगल को थीटा बना दिया मैंने। अच्छा, तो यानी कि एक्स एक्सिस की तरफ चलना, एक्स एक्सिस की तरफ की डायरेक्शन को हम कहते हैं कैप आई, और वाई एक्सिस की तरफ चलना कैप जे, और जेड एक्सिस की तरफ जाना कैप के। यानी कि हमें डायरेक्शंस तो मिल गई, कैप आई कैप जे कैप के। अब उसके बाद कितना चलना है, एक्स एक्सिस की तरफ कितना चलना है, तो उसके लिए हम कौन सा रूल लगाते हैं, डायरेक्शन कोसाइन का। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, जरा ध्यान से समझो इस बात को। अगर मैं वाई एक्सिस की तरफ जा रहा हूं, देखो, तो मुझे क्या चाहिए, एक तो डायरेक्शन चाहिए और एक मैग्नीट्यूड चाहिए, है ना। देखो मैं यहाँ पर क्लीन करके आपको दिखा रहा हूँ, मैं वाई एक्सिस की तरफ चल रहा हूँ, आप भी मेरे साथ चलो। ये है आपका वाई एक्सिस, देखो यहाँ, है ना। तो ये वाला हिस्सा जो है ये मैग्नीट्यूड कहलाता है, दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। तो आप बहुत सिंपल सा समझो कि अगर मैंने ये हाइपोटेनस देखा, ये हाइपोटेनस है, जो मेरा वेक्टर है वो हाइपोटेनियस है, दिस इज हाइपोटेनियस, एंड दिस इज कॉल्ड बेस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू होता है cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, cos थीटा की वैल्यू आपको दे रखी है ये थीटा 45 डिग्री 45 डिग्री। जैसे x एक्सिस की तरफ आपको x एक्सिस की तरफ चलना आपको दिख रहा है, ऐसे ही आप देखो y एक्सिस की तरफ भी ऐसे ही सेम एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा। और ऐसे ही आपको मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन आप सपोज कर लीजिए कि z एक्सिस की तरफ भी एक ट्रायंगल राइट एंगल ही बन रहा होगा, ये राइट एंगल होता है, ठीक है ना। अगर 3D में हो गए तो राइट एंगल एक्स वाई और जेड तीनों में दिखेगा। देन ये तो मैंने आपको प्रैक्टिकल समझाने की कोशिश करी, आपको बिल्कुल नहीं समझना है, आपको सीधा सीधा क्वेश्चन करना तरीका बताता हूं। आपको कहता है एक वेक्टर ए ले लीजिए, ये ले लिया जाए एक वेक्टर A1 कैप आई प्लस का A2 कैप जे प्लस का A3 कैप के, ये आपने ले लिया वेक्टर है। आपको कहता है आई के साथ क्या लिखा हुआ है, A1। आपको कहता है आई के साथ जो है, यानी कि A1 की वैल्यू जो है वो आपको एक एंगल दे रखा है π/3, आपने उसे लिख दिया डायरेक्शन कोसाइन। फिर उसके बाद A2 इज इक्वल टू क्या दे रखा है, ये दे रखा है π/4, और A3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखी है cos थीटा। बिल्कुल सिंपल है, तीन एंगल दे रखे हैं, एक आई के साथ, एक जे के साथ, एक के के साथ, तीनों एंगल्स आपको दे रखे हैं। आपको सिंपली वैल्यू सॉल्व कर लेनी है, ये आ जाएगा आपके पास cos π/3 की वैल्यू कितनी आ जाती है 1/2, देन cos π/4 की वैल्यू 1/√2। उसके बाद इसने कहा है, यानी कि गिवन है, हमें गिवन है वेक्टर ए इज अ यूनिट वेक्टर, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है, आप एनसीईआरटी में देख सकते हो। अगर ये यूनिट वेक्टर है देन वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। यूनिट वेक्टर में तो यही होता है। और मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा भाई, वेक्टर ए आपके सामने है, देखो ये रहा वेक्टर ए, ये रहा, है ना। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। a1 की वैल्यू ये रही 1/2 का स्क्वायर, a2 की वैल्यू ये रही 1/√2 का स्क्वायर, इस प्लस का a3 की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में cos स्क्वायर थीटा, देख सकते हो cos स्क्वायर थीटा अभी हमने लिखी है। अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो एक तरफ से तो आ जाएगा आपके पास 1/4 प्लस 1/2 प्लस का cos स्क्वायर थीटा, भाई रूट हट जाएगा, और दूसरी तरफ एक, इससे रूट हट जाएगा, इसका स्क्वायर तो एक ही होता है। देन आप इन दोनों को राइट साइड में लेके चले जाएंगे, तो cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा आपके सामने 1 माइनस 1/2 माइनस 1/4। आप एलसीएम ले लीजिए, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, एलसीएम में आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1, 4 माइनस का 2 माइनस का 1, तो 4 में से 3 को लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4, स्क्वायर उधर चला जाएगा, देन cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/2, और cos थीटा 1/2, तो थीटा की वैल्यू क्या π/3। तो आपसे कह रहा था कि एक्यूट एंगल आपका बन रहा है जेड एक्सिस के साथ, तो आपको पता लग गया वो एक्यूट एंगल कितना है, एंगल फाइंड कर लिया। दूसरी चीजें फाइंड करने के लिए कह रहा था वो कंपोनेंट ऑफ पी निकालो, क्या है, तो कंपोनेंट क्या था, a1 कैप आई प्लस a2 कैप जे प्लस का a3 कैप के, है ना।
आपको वेक्टर भी तो पूछ रहा है ना, तो a1 की वैल्यू तो निकालिए ना, अभी हमने याद करो 1/2, a2 की वैल्यू क्या है 1/√2 है ना, और a3 की जगह पर क्या लिखा था cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई देखो 1/2। बताओ जल्दी से कोई सी चीज जो समझ में आई हो, ऐसा कोई सा स्टेप जो आपको समझ नहीं आया वो मेरे से पूछो, मैं तो आगे क्वेश्चन पे चला जाऊंगा, वरना नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आपसे, ये कहता है कि शो दैट, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है शो दैट दिस इक्वल टू दिस, है ना। अब मैं सारे क्वेश्चंस ऐसे ही कराते चले जाऊंगा, आप एनसीईआरटी को फोकस करते चले जाओ और मेरे साथ साथ क्वेश्चंस करते चले जाओ, ठीक है ना। आसान है एक्सरसाइज बहुत ज्यादा। देखिए कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन है 4th, क्वेश्चन नंबर 4th। ओके, यहाँ कहता है वेक्टर a माइनस वेक्टर b क्रॉस वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। आपको ये शो करके दिखाना है, बहुत आसान है ना शो करना, तो आप a की मल्टीप्लाई a के साथ और b के साथ करा दीजिए। देखिए कैसे, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर a प्लस फिर a के साथ b की कराएंगे तो कितना हो जाएगा a क्रॉस b, फिर माइनस b के साथ a की और b के साथ b की मल्टीप्लाई, माइनस का b क्रॉस a एंड देन माइनस का b क्रॉस b। देखो शो हो चुका है, a क्रॉस a 0 होता है, b क्रॉस b 0 होता है, ये बात मैंने पहले बता दी आपको। बचा क्या, ये बचा 0 प्लस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, और मैंने बताया था इसे इंटरचेंज करेंगे तो माइनस टाइम चेंज हो जाएगा, बाहर पहले से ही माइनस है तो प्लस कर दो, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b माइनस 0 जोड़ेंगे तो ट्वाइस ऑफ वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b आ जाएगा। प्रूफ हो चुका है, बहुत आसान क्वेश्चन था, अगर नहीं समझ में आया तो बता दो, दोबारा बता दूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 5th की बात कर लेते हैं। 5th क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन में कहा है फाइंड, क्या फाइंड करना है आपको, फाइंड करना है लैम्डा एंड म्यू, है ना। आपको क्या दे रखा है, इफ 2 कैप i प्लस 6 कैप j प्लस का 27 कैप k and then cross product of cap I plus lambda cap j and plus mu cap k is equal to 0 वेक्टर। बड़ा आसान है भाई ये क्वेश्चन, तो क्या करना है इसमें, सिंपल सिंपल तरीके से i j और k लिख लेना है, फिर उसके बाद 2 6 और 27 लिख लेना है, फिर 1 लैम्डा और म्यू लिख लेना है, उसके बाद इक्वल टू 0, देन फाइनली क्या करने वाले हैं प्लस माइनस प्लस, सॉल्व करो, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम कैंसिल, तेजी से हाथ चलाओ, मेरे से पीछे हो रहे होंगे तुम, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा 6 म्यू माइनस का 27 लैम्डा, उसके बाद कैप आई माइनस का, फिर उसके बाद फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम डिलीट कर देंगे, सेकंड कॉलम ये होता है, देन कितना आ जाएगा डिलीट करेंगे तो 2 म्यू माइनस का 27 कैप जे, फिर प्लस, फिर फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम डिलीट करेंगे हम, तो थर्ड कॉलम कहाँ है हमारे पास, थर्ड कॉलम ये है, तो क्या बनेगा हमारे पास 2 लैम्डा माइनस 6 कैप के इज इक्वल टू 0 वेक्टर। 0 वेक्टर भी लिख सकते हो, 0 भी लिख सकते हो, मर्जी है तुम्हारी। कंपेयर करेंगे तो i के साथ, यहाँ 0 वेक्टर का मतलब क्या होता है, 0 वेक्टर को एक्सपेंड कर लेते हैं थोड़ा सा, 0 वेक्टर का मतलब 0 कैप i प्लस 0 कैप j प्लस 0 कैप k, ये होता है 0 वेक्टर का मतलब, ठीक है ना। आपको कंपेयर करना है, बाय कंपेयरिंग वी गेट, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा i के साथ जो कॉफिशिएंट है और i के साथ जो कॉफिशिएंट है, कंपेयर करो 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा इज इक्वल टू 0, j के साथ का कॉफिशिएंट देखो दोनों में क्या लिखा है माइनस का 2 म्यू माइनस का 27 इज इक्वल टू 0, k के साथ का कॉफिशिएंट देखो 2 लैम्डा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये संख्या को तो निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहीं से मेरा आंसर आ जाएगा, देखो दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई या माइनस राइट साइड में ले जाओ, तो म्यू इज इक्वल टू 27 अपॉन में 2 आएगा, देन लैम्डा इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू 3 आएगा। ये आंसर है, एनसीईआरटी में आप चेक करो कि आंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है ना। एक आंसर 3 आ गया लैम्डा की वैल्यू और एक आंसर 27/2 आ गया। तो ये 5वां क्वेश्चन था, हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 के पास चलते हैं, क्या कहता है जल्दी से देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है, क्वेश्चन ही देखना पड़ेगा ना, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। देखिए
यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है आपसे कि 2 मिनट, चलो भाई चल जाओ पेन, हाँ चल गया। तो छठे क्वेश्चन में कहता है गिवन दैट a डॉट b इज इक्वल टू 0, a क्रॉस b इज इक्वल टू 0, व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द वेक्टर्स a एंड b। भैया दोनों 0 होंगे। देखो ये क्या कहता है, ये कहता है दो वेक्टर्स हैं जिनका a डॉट b बराबर 0 है। ऐसा कब होता है, परपेंडिकुलर में, जब वेक्टर a परपेंडिकुलर होगा वेक्टर b के। दूसरे में कहता है वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b बराबर भी 0 है। तो ये कब होता है, जब वेक्टर a पैरेलल होगा वेक्टर b के। तो भाई ऐसी सिचुएशन कभी नहीं हो सकती जब कोई वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी हो और एक दूसरे के पैरेलल भी हो। तो ऐसा तो जब ही हो सकता है जब वो 0 वेक्टर है। 0 वेक्टर अगर है तो उसे परपेंडिकुलर भी कंसीडर कर सकते हैं और पैरेलल भी कंसीडर कर सकते हैं। तो ऐसे वेक्टर होते ही नहीं है, क्योंकि वो कुछ भी बता दो आप उसे, 0 का तो मतलब 0 ही हो गया, कोई भी एंगल ले लो उसमें। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा वेक्टर a इज इक्वल टू 0 वेक्टर एंड वेक्टर b इज इक्वल टू 0 वेक्टर। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ 6th क्वेश्चन। ठीक है, 7 क्वेश्चन के पास आ जाते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है और पूरा का पूरा करना है ये आपको। कहता है लेट ए बी सी 3 वेक्टर्स हैं, ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है, सी की वैल्यू दे रखी है। कहता है शो करके दिखाओ ये वैल्यूज। अरे बड़ा कठिन है, लेंथी है ना थोड़ा सा, तो इसे जल्दी से शो करते हैं। अभी मेरे साथ साथ शुरू हो जाओ। छठा क्वेश्चन हो चुका है ना, 7वां क्वेश्चन चल रहा है हमारा। तो 7वां क्वेश्चन मैं करके दिखा रहा हूँ और ये थोड़ा लेंथी दिखेगा आपको, लेकिन आपको करनी है प्रैक्टिस। क्या दे रखा है, क्या रखा है, वेक्टर a इज इक्वल टू a1 कैप i प्लस a2 कैप j प्लस a3 कैप k। वेक्टर b इज इक्वल टू b1 कैप i प्लस का b2 कैप j प्लस का b3 कैप k। एंड वेक्टर c इज इक्वल टू c1 कैप i प्लस c2 कैप j प्लस c3 कैप k। ओके, आपको क्या कहता है क्वेश्चन में, कहता है आप शो करके दिखाइए, शो दैट, और क्या शो करना है आपको, शो करना है आपको कि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इज इक्वल टू वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b प्लस वेक्टर a क्रॉस वेक्टर c। ये आपको शो करना है। तो कैसे करेंगे ये पार्ट शो, ये देखो, ये मैं थोड़ा सा अलग से दिखा देता हूँ आपको, ये पार्ट कैसे शो करेंगे। सबसे पहले लेके चलते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में b और c को जोड़ना है और a के साथ क्रॉस कराना है। तो a की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, वो तो पता ही है आपको, b c को जोड़ दीजिए। तो लिखेंगे वेक्टर a क्रॉस b प्लस c। तो कैसे जोड़ेंगे भाई इसे, बहुत सिंपल सा काम है। आप लिखेंगे कैप i कैप j कैप k। आगे वाला a है तो a के कंपोनेंट्स आपके सामने है, a1 a2 a3। पीछे वाला b प्लस सी है तो b प्लस सी जोड़ना कौन सा कठिन काम है, इन दोनों को जोड़ दीजिए। b1 प्लस c1 कैप i तो लेंगे नहीं, फिर उसके बाद b2 प्लस c2, फिर उसके बाद b3 प्लस c3। ओके, अब उसके बाद क्या करने वाले हैं आप, प्लस माइनस प्लस, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दीजिए और करा दीजिए मल्टीप्लाई। तो क्या हो जाएगा, a2b3 प्लस a2a3। ओके, माइनस का निशान, देन इधर मल्टीप्लाई करा दीजिए। क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा a3b2 माइनस का a3c2। ये हो जाएगा कैप i। ऐसे उसके बाद प्लस का निशान नहीं, माइनस का निशान लगेगा और उसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास, सेकंड कॉलम डिलीट, है ना, सेकंड कॉलम डिलीट, है ना। सेकंड कॉलम डिलीट करने के बाद भी आपको 6 संख्या दिख रही है, आपको 4 संख्या सॉरी, इसकी मल्टीप्लाई करा दीजिए इधर। क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास a1b3 और माइनस प्लस का a1a3 c3 सॉरी a1c3। थोड़ा सा केयरफुली काम करना पड़ेगा भाई। माइनस का निशान, फिर इधर मल्टीप्लाई कराइए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास a3b1 एंड देन माइनस का a3c1 और बचेगा क्या यहाँ पर j। देन प्लस का निशान लगाइए। देन अब की बार क्या करना है, अब की बार इसे हटा देते हैं, ये लो जी हट गया और आ जाता है फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम डिलीट। तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास a1b2 प्लस a1c2। देन उसके बाद माइनस का, इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a2b1 और माइनस का a2c1। ये है कैप के।
बस इससे आगे तो सॉल्व नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि इसमें कुछ चीज कैंसिल वगैरह नहीं हो रही है। अगर हो जाती तो हम उसे दिखते, लेकिन नहीं हो रहा है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया लेफ्ट साइड का। अब चलते हैं हम राइट साइड के पास। राइट साइड, RHS, राइट हैंड साइड है ना। तो राइट हैंड साइड में आपको क्या कहता है, कहता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना है। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी कैसे निकलेगा, ये हो जाएगा I, J और K। उसके बाद A1, A2, A3, उसके बाद B1, B2 एंड B3। सॉल्व कर लेते हैं, प्लस माइनस प्लस, देन ये जाएगा आपके पास वेक्टर A क्रॉस B इज इक्वल टू फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट कर देंगे, फिर वही सब पुराना काम, A2 B3 माइनस का B2 A3। ओके, या B2 A3 की जगह आप लिख सकते हो A3 B2 ना, A को आगे ही रखो ताकि कंफ्यूजन ना हो। A3 B1 B2 सॉरी, ठीक है ना। और ये है कैप आई। फिर उसके बाद माइनस का फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम कैंसिल, तो A1 B3 माइनस का A3 B1, ये हो जाएगा J। फिर उसके बाद आ जाएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल, तो हो जाएगा A1 B2, काम बहुत केयरफुली करना पड़ेगा, A1 B2 माइनस का A2 B1, और ये हो जाएगा आपके पास K। ठीक है ना, इसे याद कर लो ढंग से, इसमें क्या किया है। अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे हमारे पास वेक्टर AC, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर C। तो वेक्टर A क्रॉस वेक्टर C करेंगे तो कितना आ जाएगा, कैप I, कैप J, कैप K। फिर उसके बाद A1 A2 A3, फिर उसके बाद C1 C2 C3, एंड देन सब सॉल्व करेंगे प्लस माइनस प्लस करके, तो आ जाएगा वेक्टर A क्रॉस वेक्टर C इज इक्वल टू, कैंसिल करने के बाद A2 C3 माइनस का A3 C2। अब देखो खुद से कर लो भाई कैसे करना है ना, ये उसके बाद कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा A3 A1 C3 माइनस का A3 C1, देन J, देन फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल, तो ये हो जाएगा आपके पास A1 C2 माइनस का A2 C1 कैप के। अब देखो करना क्या है आपको, ये जो राइट हैंड साइड था इसमें A क्रॉस B के साथ जोड़ना है A क्रॉस C को, ये तो कह रहा है जोड़ना है तो जोड़ देते हैं। ये आपके सामने संख्याएं हैं, ये I के साथ I को जोड़ देना है, तो I के साथ I जोड़ देंगे तो ऊपर वाली संख्या बनती हुई दिख रही होगी जो आंसर आया था A2 B3, और उसके बाद प्लस की संख्या ये है तो प्लस का A2 C3, माइनस की संख्या ये है, आपके पास आ जाएगा A3 B2 माइनस का A3 C2। देख सकते हो आपने अभी अभी अगर कॉपी पे लिख लिया होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे इसे और इसे देख लो सिर्फ, तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ माइनस का लिखा हुआ है ना, तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे, बाहर माइनस तो बाहर कॉमन ही आ गया, चलो अंदर वाली संख्या सीधी सीधी जुड़ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ये लिख रहा हूँ A1 B3 प्लस A1 C3, मैंने क्या लिखा, पहले ये लिखा फिर ये लिखा, देखो प्लस प्लस वाली संख्या, फिर माइनस का, फिर उसके बाद A3 B1 माइनस का A3 C1, ओके, कैप J। फिर उसके बाद प्लस, अब देखो यहाँ पर ये वाली संख्या देखो, ये प्लस किया है ये प्लस किया, तो एक साथ लिख लेते हैं A1 B2 प्लस का A1 C2 माइनस का, फिर ये माइनस किया ये माइनस किया, एक साथ लिख लेते हैं A2 B1 माइनस का A2 C1, एंड दिस इज K। तो ये जो आपके सामने आंसर आया है, यानी कि ये पूरा का पूरा जो आंसर आया है, आप देखोगे ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू मैच कर लेना, ये वैल्यू तीनों की तीनों इससे मैच करेगी, ये और ये बिल्कुल सेम एग्जैक्ट मैच कर गई, तो इसका मतलब ये आपने प्रूफ या शो कर दिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे अभी डिस्कस कर लो, हालांकि इनमें सिर्फ सॉल्व करना है, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, कैलकुलेशन है, दिमाग लगाने वाला चैप्टर तो अगला चैप्टर है, हम उसकी तरफ मूव करेंगे जब आपको समझ में आएगा क्या है। ठीक है ना, अभी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगला क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, यहीं पर ही हो सकता है ये क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है, ऐसा हमने डॉट प्रोडक्ट पे भी किया था। कहता है इफ इधर a वेक्टर a इज इक्वल टू वेक्टर a इज इक्वल टू 0 एंड वेक्टर b इज इक्वल टू 0, देन वेक्टर a क्रॉस b इज इक्वल टू 0। यानी कि 8वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन कहता है कि अगर a इफ वेक्टर a इज इक्वल टू 0 वेक्टर एंड वेक्टर b इज इक्वल टू 0 वेक्टर, ओके, देन सब जने जानते हैं कि वेक्टर a की क्रॉस वेक्टर b के साथ कराएंगे तो आंसर 0 वेक्टर, 0 के साथ 0 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 आएगा, क्रॉस कराएं या डॉट कराएं। लेकिन कहता है कन्वर्ज, इज द कन्वर्ज ट्रू, ऐसा पीछे भी था। कन्वर्ज का मतलब क्या होता है, कन्वर्ज का मतलब होता है वेक्टर a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड वेक्टर b इज नॉट इक्वल टू 0, देन जनरल कंडीशन तो ये कहती है कि a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू 0, बट
ऐसा भी हो सकता है कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी 0 आ जाए, और ऐसा कब होता है? ऐसा पैरेलल के कंडीशन में होता है। ओके, तो पैरेलल की कंडीशन में होता है, तो आपको कहता है इसका एक एग्जांपल देके बता दो। बहुत सिंपल है, मैं यही इसका सॉल्यूशन लिख देता हूँ। सॉल्यूशन नंबर 8, इसमें आप वेक्टर ए अपनी मर्जी से कोई भी वेक्टर लिख लो, अपनी मर्जी से जो लिखना चाहो वेक्टर लिख लो। मैंने लिखा कैप आई प्लस का 2 कैप जे प्लस का 3 कैप के। अब जो वेक्टर आपने ये लिखा है उसी में आप किसी कॉमन संख्या की मल्टीप्लाई करा दो। मैं 2 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ सब में, तो ये हो जाएगा 2 कैप आई प्लस का 4 कैप जे प्लस का 6 कैप के। अब ये दोनों के दोनों वेक्टर्स जीरो वेक्टर्स नहीं है, ना तो ये वेक्टर जीरो वेक्टर है और ना ही ये वेक्टर जीरो वेक्टर है ना। लेकिन जब इनका क्रॉस प्रोडक्ट कराओगे, यानी कि अगर आप इसे कराने लग गए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो जो आंसर आएगा वो आंसर जीरो होगा। आप चेक कर लेना, यहाँ आ जाएगा आई, यहाँ आ जाएगा जे, यहाँ आ जाएगा के। पहले में कोफिशिएंट है 1 2 3, दूसरे में कोफिशिएंट है 2 4 6। आप सॉल्व करो इसे, देखो अगर सॉल्व करके तो आपको जीरो ही दिखेगा। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, 6 दूनी 12 माइनस 4 दिया 12, जीरो आएगा। फिर 6 कम 6 माइनस 3 दूनी 6, जीरो आएगा। फिर 4 कम 4 माइनस 2 दूनी 4, जीरो आएगा। आप करके देख लो, क्रॉस प्रोडक्ट मैंने आपको बता दिया है, ये आंसर जीरो ही आएगा। ओके, तो हमने बता दिया विद एन एग्जांपल। आगे 9th क्वेश्चन की तरफ चलिए। 9th क्वेश्चन में कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद द वर्टिसेस इज दिस। तो ये वर्टिसेस दे रखे हैं आपको, इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल। हाँ जी, हाँ जी, कैसे भी दे दो ना, पहला वेक्टर कोई सा भी मान लो अपनी मर्जी से, बताओ क्या मानो। आप मानो ना, मैंने तो मान लिया, आप बताओ, मैं आपसे ही कर लूंगा सॉल्व। 2 कैप आई माइनस 4 कैप जे प्लस का 3 कैप के। अब दूसरा वेक्टर जो आप बनाओगे ना, वेक्टर बी, उसमें किसी भी एक कॉमन संख्या की मल्टीप्लाई करा दो। जैसे कि एक को छोड़कर एक करोगे तो वही संख्या दोबारा आ जाएगी ना, फिर बी थोड़ी बनेगा। कोई भी कॉमन संख्या, 2 से 3 से 4 से, मैं 2 से मल्टीप्लाई करा देता हूँ, सही है ना। या 3 से करा लो, 3 से करा देता हूँ, चलो 3 दूनी 6 होता है, 6 कैप आई माइनस का 4 तिया 12 कैप जे और 3 तिया 9 कैप के। अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कराओगे तो आंसर जीरो ही आएगा, ऐसे, है ना, ये आंसर। तो ये पैरेलल कंडीशन हो गई ना, देखो दोनों के अंदर डायरेक्शन सेम है ना, सेम प्रोपोर्शनल होती है तो डायरेक्शन सेम होती है। ठीक है, अब 9th वाले क्वेश्चन के पास चलते हैं। 9th, हाँ जी, बोलो सुशांत। हाँ, जीरो वेक्टर का मतलब हो गया कि जो इनिशियल पॉइंट है वो टर्मिनल पॉइंट है। जैसे कि मैंने कहा ए से आपने शुरुआत करी, और वेक्टर का मतलब क्या होता है? वेक्टर का मतलब होता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करी, प्लस यहाँ आके आप रुक गए, है ना। एक दिशा और एक दूरी को कहेंगे दोनों को मिला के कि ये वेक्टर है। अब मैंने कहा बी से गए आप सी, तो ठीक है। अब सी से आ गए आप ए, अगर सी से ए आ गए, सी से ए, तो आपसे पूछ रहा है कि आपका टर्मिनल पॉइंट क्या है इस पूरी जर्नी में। तो आपका टर्मिनल पॉइंट ये ए है, आपका इनिशियल पॉइंट भी ये ए है। तो अगर इनिशियल पॉइंट भी ए है, टर्मिनल पॉइंट भी ए है, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा जीरो वेक्टर। समझ में आया? तो इसे कहते हैं जीरो वेक्टर। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है देन वेक्टर भी जीरो होगा, क्योंकि उनके बीच का डायरेक्शन तो है, घूम के आ गए आप, लेकिन वहीं से शुरुआत करी वहीं खत्म हो गए, तो इसमें वेक्टर जीरो वेक्टर कहलाता है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। 9 10 11 12 जल्दी जल्दी करना है और आज फिनिश करनी ही है एक्सरसाइज, है ना। तो जल्दी से मेरे साथ शुरू हो जाओ और कर देते हैं खत्म आज। क्वेश्चन नंबर है 9th सॉरी। तो 9th क्वेश्चन में आपको 3 वर्टिसेस दे रखे हैं। मेरे को नहीं पता उसकी शेप कैसे बनेगी राइट एंगल ट्रायंगल की, मेरे को नहीं पता, मैं ऐसे ही फ्रीली कोई 3 वर्टिसेस लिख रहा हूँ। ये शेप इसकी सही शेप होगी ऐसा जरूरी नहीं है, बाद में पता चलेगा। 1 2 1 1 2 सॉरी 1 1 2 पहला दे रखा है। दूसरा वर्टेक्स दे रखा है आपको 3 2 5, नहीं 2 3 5 सॉरी, और तीसरा वर्टेक्स दे रखा है आपको 1 5 5। ये 3 वर्टेक्स दे रखे हैं आपको, ठीक है ना। आपको करना क्या है, आपको पहले ए बी वैक्टर निकालना, लॉ ऑफ ट्रायंगल को फॉलो जरूर करना है, फिर बी सी वैक्टर। तो ए बी वैक्टर निकाल रहा हूं मैं। वेक्टर ए बी कैसे निकलेगा? ए बी वैक्टर निकालने के लिए पहले मैं ए लिख लेता हूँ, चलो मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको यहाँ पर साफ साफ। यहाँ देखो, पहले ए लिखता हूँ। ए दे रखा है 1 1 2, बी दे रखा है 2 3 5। अब मुझे निकालना है ए बी वैक्टर। तो ए बी वेक्टर कैसे होगा? इसमें से इसे घटाते जाएंगे ना, 2 में से 1 गया तो 1 बचा, फिर 3 में से 1 गया तो 2 बचा,
देन फिर 5 में से 3 गया, 2 गया तो 3 बचा। देख सकते हो कैसे निकाला। फिर ऐसे ही बी लिखो, बी आपके सामने है 2 3 5 एंड सी लिखो 1 5 5। नाउ बीसी वेक्टर निकालना है। बीसी वेक्टर निकालेंगे तो इसे भी ऐसे ही घटाएंगे सेम, तो कितना आ जाएगा माइनस का कैप आई, 5 में से 3 घटाएंगे तो प्लस का 2j, 5 में से 5 घटाएंगे तो 0 नहीं लिखा मैं, तो ये हो गया दूसरा। फिर उसके बाद एसी वेक्टर लिखेंगे। ए क्या दे रखा है आपको, 1 1 और 2, और सी क्या दे रखा है आपको 1 5 और 5, है ना। ए बी वैक्टर, बी सी वैक्टर और ए सी वैक्टर, है ना। तो क्या हो जाएगा आपके पास, ए सी वैक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा, 1 में से 1 घटाएंगे 0, 5 में से 1 गया तो 4 कैप आई जे, और 5 में से 2 गया तो 3 कैप के। ये 3 वेक्टर आपके सामने है। ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स आ गई, 1 2 और 3। आपको चेक करना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, फाइंड द नहीं सॉरी फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, सॉरी एरिया निकालना भाई, राइट एंगल ट्रायंगल चेक नहीं करना। तो एरिया के लिए तो 2 ही साइड की जरूरत थी, ये तो जरूरत ही नहीं थी, मैंने निकाल दी लेकिन जरूरत ही नहीं थी। आपको तो एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो 2 एडजेसेंट साइड्स आ गई है, ये जाएगा 1/2 AB क्रॉस BC। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ इन दोनों का, क्रॉस मल्टीप्लाई तो कैसे कराएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा आपके पास इज इक्वल टू 1/2 और ये हो जाएगा कैप आई कैप जे कैप के, और कोफिशिएंट्स लिखेंगे 1 2 3, यहाँ पर आ जाएगा -1 2 एंड 0। आप इसे लिखिए प्लस माइनस प्लस। देन उसके बाद ये ध्यान रखना, पहले मैं वेक्टर्स निकाल रहा हूँ, ये कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स। ये यहाँ पर मॉड्यूलस दे रखा है और ये दे रखा है आपको डिटर्मिनेंट। मॉड्यूलस मोड और मैग्नीट्यूड, यानी कि मैग्नीट्यूड कह सकते हो इसे आप, मॉड्यूलस नहीं, मैग्नीट्यूड ये निशान है ना। और आपको डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ये निशान है। दोनों में फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। डिटर्मिनेंट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स। और मैग्नीट्यूड के अंदर एक संख्या होगी बस। समझ में आती बात। तो इसलिए इन दोनों के निशान एक जैसे हैं, छोटे बड़े निशान होते हैं, लेकिन हम जब फ्रीली लिखते हैं तो छोटे बड़े निशान नहीं लिख के दिखाते, हम डायरेक्ट लिख देते हैं। तो मैं यहाँ पर सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ये इस तरीके से मत लिखिएगा, पहले a क्रॉस b निकाल लीजिएगा, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालिएगा, ये ज्यादा बेहतर है, ठीक है ना। अभी मैं इसे रब कर देता हूँ और मैं निकाल के ही दिखा देता हूँ तुम्हें सब कुछ साफ साफ। यहाँ कंफ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट्स को मॉड्यूलस में और डिटर्मिनेंट में, क्योंकि एक जैसा लग रहा है। यहाँ पर आपको निकालना है वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर ए सी नहीं BC, है ना। तो कैसे निकालोगे, ये है डिटर्मिनेंट का निशान। डिटर्मिनेंट से बाहर संख्या आती है तो वो प्लस और माइनस हो सकती है, ध्यान रखना, प्लस भी हो सकती है। अरे यार ये तो मैंने मिटा दिया, चलो तो मैं दोबारा ले आता हूँ, 2 सेकंड ठहर जाओ भाई। डिटर्मिनेंट के अंदर ध्यान रखना है क्या होता है, प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। ये BC मैंने मिटा दिया था, ये मैं दोबारा ले आया, ठीक है। लेकिन मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑलवेज प्लस ही रहेगा, ये बात ध्यान रखना है। ये देखिए, ये मैंने इसे रब किया। नाउ स्टार्ट करते हैं। ये मेरे को करना क्या है, मेरे को AB का क्रॉस प्रोडक्ट BC के साथ निकालना है, जो कि हो जाएगा कैप I कैप J कैप K 1 2 3 -1 2 एंड 0। अब इसे सॉल्व करिए जल्दी से, आप भी और मैं भी। इसे भी रब कर देते हैं, फिर यहाँ रख देंगे फॉर्मूले में, ठीक है। तो इसे सॉल्व करिए जल्दी से, क्या आएगा, इसे करेंगे सॉल्व तो ये आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा प्लस। तो देन सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 6 कैप आई, फिर उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, तो ये जाएगा प्लस का 3 कैप जे, देन कैंसिल हो जाएगा तो 2 2 माइनस का -2 यानी कि हो जाएगा 4 प्लस का 4 कैप के। देखो जरा क्या आपका आंसर भी यही आया है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है ना। ये तो AB क्रॉस BC आया, जो कि पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता था। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो हम निकालेंगे AB क्रॉस BC का मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, √6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। दिस इज 36 प्लस 9 प्लस 16। देन आंसर आ जाएगा आपके पास कितना, 6 6 12 और 9 21, ये जगह 1 2 और 3 और 1 4 और 4 और 2 6। देखना जरा क्या यही आंसर आ रहा है, बड़ा अजीब सा आंसर आ रहा है भाई। देखो एक बार, अगर यही आंसर है तो ठीक है। हाँ जी, यहाँ पर -3 नहीं आएगा, चलो चेक करते हैं।
फर्स्ट रो एंड फर्स्ट सेकंड कॉलम कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0 आएगा, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -3 आएगा। तो क्या बना, माइनस माइनस प्लस। कहाँ पर, अच्छा अच्छा यहाँ पर माइनस है, यहाँ यहाँ अच्छा अच्छा अच्छा, अरे हाँ भाई सही बात कह रही है लड़की, तो हमने ध्यान ही नहीं दिया, यहाँ पर -3 आएगा। थैंक यू वेरी मच मुस्कान। ये हो गया यहाँ पर माइनस का, और यहाँ हो जाएगा माइनस का 3 का स्क्वायर। ओके, ये प्लस का ही 9 हो जाएगा 61। तो 61 आंसर आ रहा होगा, एक बार आंसर चेक कर लो यार, ये जब निकालेंगे तो रूट ऑफ 61। हाँ तो 61/2 ही तो आया हमारा भी। देखो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, निकाल तो दिया, ये रहा। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कौन सा, 10th। जल्दी से देखो 10th क्वेश्चन क्या है। 10th क्वेश्चन पढ़िए। 10th क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए मेरे को दो एडजेसेंट साइड्स क्वेश्चन में दे रखी होगी ना, तो वेक्टर ए दे रखा होगा, वेक्टर बी दे रखा होगा। तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो मेरे हिसाब से अभी निकाल लोगे या इसे निकाल के दिखाऊं? थैंक यू थैंक यू। तो ये हो जाएगा कैप आई माइनस का जे प्लस का 3k, ये आपको निकालना है। एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू दे रखा है 2 कैप आई माइनस का जे और प्लस का k। क्रॉस प्रोडक्ट करो, यहाँ से मैग्नीट्यूड निकालो उसका, बात खत्म। ठीक है ना। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या कहता है, 11 को भी देख लेते हैं एक बार, मैं आपको दिखाई देता हूँ ये क्वेश्चन। देखो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कहा गया है कि लेट वेक्टर ए एंड डी, दो वेक्टर है, सच दैट, इस तरीके से है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 3 है और बी का मैग्नीट्यूड √2/3 है, और क्रॉस प्रोडक्ट एक यूनिट वेक्टर है, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आंसर 1 है, ऐसा बोला। कहता है एंगल निकालना है। अरे बड़ा आसान है ना, हमें तो फॉर्मूला पता है एंगल का, ये लो फॉर्मूला लिख देता हूँ। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी अपॉन में ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, बस वैल्यू रख दो। ये वैल्यू ऊपर वाली दे रखी है 1, नीचे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 3, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड √2/3, 3 से 3। अभी बताया था थोड़ी देर पहले, नहीं याद है? चलो याद करा देते हैं। ये लो, हमने अभी अभी रूल लिखे थे, अगर आपने कॉपी पे सारे रूल लिखे हैं तो आपको पता लगा एंगल का फॉर्मूला क्या था। ये है फर्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, दिख गया ना। हाँ साइन थीटा, आई नो, ये देखो, अब तो मैं दिखा के छोड़ूंगा। ये देखो, दिख रहा है ना? ओके, कॉपी में देख लिया, बहुत अच्छी बात है, वरना ये रहा फॉर्मूला। तो अब हम इसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो हमारे पास क्या आ गया, 1/√2 दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना, 1/√2 साइन थीटा बराबर 1/√2। तो थीटा की वैल्यू π/4, एंड आंसर आ गया हमारे पास। इसमें से ऑप्शन में से कौन सा आंसर दिख रहा है मुझे, π/4 बी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं एक बार, वैसे आपको ही करना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, जबकि वर्टिसेस दे रखे हैं, यानी कि एक रेक्टेंगल बनाइए और उसके वर्टिसेस दे रखे हैं। वर्टिसेस यानी कि ए वर्टेक्स दे रखा है, ये रहा वर्टेक्स, है ना। फिर बी वर्टेक्स दे रखा है, ये रहा वर्टेक्स। फिर सी वर्टेक्स दे रखा है, ये रहा वर्टेक्स। और फिर डी वर्टेक्स दे रखा है। तो आपको क्या करना है, बहुत सिंपल सा काम है। आप ए बी वेक्टर निकालो, बी सी वेक्टर निकालो। ए बी वेक्टर निकालोगे तो आप इसमें से इसको घटाओगे, यहाँ पर लिखोगे। बी सी वेक्टर निकालोगे तो आप सी में से बी को घटाओगे, सी में से बी मतलब इसमें से इसे, है ना, और यहाँ पर लिखोगे। फिर उसके बाद एरिया कैसे निकलेगा, एरिया का तरीका तो बहुत सिंपल है, ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर, जैसे पैरेललोग्राम वैसे ही रेक्टेंगल। रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है। अगर नहीं आया है तो बता दो, मैं करके दिखा देता हूँ इस क्वेश्चन को। अगर आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, क्लास एंड हो चुकी है।